नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के उन्होंने आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विभाग आपस में सामंजस्य बनाएं। इससे आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी के साथ साथ आपदा विभाग भी शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि आपदा के समय कभी भी हालात बदतर हो सकते हैं, इसलिए सभी को अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। बारिश को लेकर लगातार हमने सभी विभागों को, जिलाधिकारियों को, सबको अलर्ट मोड में रहने के पहले से ही निर्देश हैं और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। और जो भी, क्योंकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए हर विभाग अपने 10 साल का एजेंडा रखेगा। उन्होंने आज हुई बैठक को लेकर कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से कई सड़कें टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि पीडब्ल्यूडी महकमा पूरे प्रदेश में सड़कें खोलने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ब्लॉक सड़कों को तुरंत आवाजाही के लिए खोला जाए। वहीं आगे उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा भी चल रही है। इन तमाम बिंदुओं पर पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा की गई है। से मिलने पहुंचे हैं। इसके बाद उत्तराखंड में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज में जा रही हैं। उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप है अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड और नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 11 तारीख को ज्यादा बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो लोग संवेदनशील इलाकों में रह रहे हैं वो सावधान रहे और उनके साथ ही 11 को पहाड़ी की यात्रा करने से बचे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि प्रशासन के निर्देशों का जरूर पालन करें। गाड़ी वाला ले गया तो उसने तो पलटा दिया ना बच्चों को, कई पिछली बार, तो इसलिए वो कोटी, चक्राता का कोटी और हमको ऑलरेडी दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, या नदियों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर जल स्तर और बढ़ता तो उनको कैसे, क्या सुरक्षित अपने उपाय करना चाहिए जिससे कि जान का नुकसान ना हो। इसी तरह जो लैंडस्लाइड के केसेस है वो भी मैं कहूंगा कि 11 को अगर देखें तो जो एक्टिविटी मैक्सिमम जो 11 को ही दिख रही है हमारे यहाँ, तो उस दिन जो है कहीं ना कहीं जो रास्ते बंद होना है उनकी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी। अच्छी कोटी, चक्राता का कोटी और पुरोला, लगातार बारिश से भरभरा कर गिरी सुरक्षा की दीवार। दरअसल नेपाल सीमा से लगे जीआईसी रोसाल की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवारें भरभरा कर ढह गई। लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनवाई गई थी ये दीवारें, वहीं 2 महीने के अंदर ही जमींदोज हो गई हैं। सुरक्षा दीवार एक बारिश भी नहीं झेल पाई और आज भरभरा कर गिर गई, जिसकी वजह से एक बार फिर से स्कूल भवन खतरे की जद में आ गया है। उसके साथ ही आपको बता दें कि दीवार का सारा मलबा कक्षा कक्ष के ऊपर गिर गया है, जिसकी वजह से विद्यालय के छात्र छात्राओं को खतरा पैदा हो रहा है। वहीं अगर बताएं तो सुरक्षा दीवार ढहने से विद्यालय भवनों को काफी खतरा पैदा हो रहा है। इसी के साथ ही पांडे ने विभाग और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार और सरकारी धन का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। तरह से ढह गई है और उसी के ऊपर जो लोक निर्माण विभाग की रोड है उसमें जो दीवार बनाई गई थी वो भी 1-1.5 महीने पहले बनाई गई है और वह भी पूरी तरह ढह के प्रधानाचार्य और कक्षा कक्ष के पीछे आ गई है, जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है। और जो प्रांगण की दीवार है वह दीवार जो है कक्षा कक्ष के ऊपर बनी हुई है। मानसून सीजन में उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है।
आपदा प्रबंधन विभाग पूरे प्रदेश में 360 डिग्री सुरक्षा व्यवस्था के तहत काम कर रहा है। वहीं प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने आगामी दिनों में मौसम के अलर्ट को लेकर कहा है कि मानसून सीजन में प्रदेश के कई क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सभी विभागों से समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। देखिए, उत्तराखंड को अगर देखें तो दो पार्ट में हम रख सकते हैं। हिली पोर्शन को हमको देखना पड़ेगा और जो तराई है और वैलीज हैं उनको देखना पड़ेगा। हिली पोर्शन में हमारी जो कनेक्टिविटी है, यात्रा है, उसके लिए रोड्स और अन्य कनेक्टिविटी है वो बाधित ना हो। अन्य जो हमारे कई गांव हैं, कई हैबिटेशन है, वो काइंड ऑफ एक खतरे के जद में है, वल्नरेबल एरियाज हैं, उसको हम देखना वहां पर और स्थिति गंभीर ना हो। अब खबर विकासनगर के पछवा दून क्षेत्र से है, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से नदी नाला उफान पर है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि देर रात हुई मूसलाधार बरसात से इसके चलते विकासनगर के अंतर्गत पुल नंबर 1 के पास से यमुना नदी किनारे एक टापू पर 12 जिंदगियां मौत के मुंह में फंस गई, जिसकी सूचना सुबह स्थानीय पुलिस को लगी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया। साथ ही आपको बता दें, उसके बाद से जहां पुलिस स्थानीय के साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद से 12 जिंदगियों को और 4 बच्चों को उसमें शामिल और 8 बड़े लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। रामनगर के गांव सावलदे से सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं का एक जत्था जो है वो कावड़ यात्रा के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि सावन के महीने में देश भर में खासतौर पर उत्तर भारत में कावड़ यात्रा काफी ज्यादा प्रचलित है। वहीं कावड़ यात्रा का वर्णन हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। साथ ही आपको बता दें कि कावड़ यात्रा को लेकर एक मान्यता है कि दुनिया के इतिहास का पहला कावड़िया लंकापति रावण था। वेदों के अनुसार कावड़ को परंपरा समृद्ध बताया गया है। वहीं आपको बता दें, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले विष को पी लिया था, जिसकी वजह से उनका जो पूरा शरीर है वो नीला पड़ गया था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कई दिनों तक तपस्या करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया। रावण के इस अभिषेक की वजह से ही भगवान शिव के अंदर विष की वजह से आई नकारात्मक ऊर्जा दूर हुई थी। ये यात्रा तो हमारी सोमवार से सोमवार की है, 1 हफ्ते की है। 5 सालों से हम सावन की कांवड़ लेके आ रहे हैं। पिछले 5 सालों से लगातार जा रहे हैं सभी लोग। और इससे पहले शिवरात्रि की भी लाते हैं। 16 साल हम शिवरात्रि के लिए आए पहले, और इस बार भी हमारी 5वीं कांवड़ है सावन की। और हमारे साथ महिलाओं का ग्रुप भी है, करीब 10-12 बोले हमारे और भी साथी हैं, जो हम सब एकत्रित होकर 6-7 दिन की यात्रा करने के लिए भोलेनाथ की। हाल जो है, जिस समय पर समंदर मंथन हुआ था, जो समंदर मंथन से कहते हैं ना कि रत्न निकले थे, उस वक्त एक विष भी निकला था जिसका नाम था हलाहल विष। तो जब शिव शंकर भोलेनाथ ने इसको क्या नाम था अर्पण किया था, तो उनके कंठ में जाके ये पार्वती माता ने उनके कंठ में हाथ रखा था और वो रोक दिया गया था। तो उसके बाद जो है कि जब हलाहल था तो वो जहर था तो उसका प्रभाव जो है पूरे विश्व पर होने लगा था। तो इसलिए जब क्या नाम कहते हैं भोले शंकर शांत नहीं हो पाए थे, तो माता पार्वती ने और अन्य देवों ने, जितने भी देवगण थे, उन्होंने जल उठा के फिर शंकर भोलेनाथ को जल अर्पण किया। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कावड़ियों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए मेयर अनीता ममगाई पशुलोक क्षेत्र पहुंची। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान कावड़ियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत कर उनका हाल जाना।
साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों को मेयर ने कहा है कि किसी भी प्रकार की परेशानी कांवड़ियों को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर शिव भक्तों की भीड़ रहती है, उसी के निमित्त आज सभी व्यवस्थाओं का लगातार जिस प्रकार से हम जायजा ले ही रहे हैं, तो चरणबद्ध तरीके से हमारा निरीक्षण भी जारी है। निरीक्षण में कहीं पे भी किसी भी प्रकार के किसी भी शिव भक्त को भोले के जितने भी हमारे यहाँ पर कांवड़े आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, चाहे वो पेयजल से लेकर हो, पथ प्रकाश से लेकर हो, सड़कों में गड्ढे मुक्त उनको सड़कें मिले, शौचालयों की पूरी व्यवस्था मिले। उत्तराखंड को एक राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में आज सीएम आवास कूच करने पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि विगत 10 वर्षों में राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। हालांकि इस बात को लेकर 10 साल में 2 सरकारें बदल चुकी हैं और किसी ने भी उनकी मांग पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आपको बता दें कि अब देखना यह होगा मुख्यमंत्री और सरकार कब तक इस मामले पर संज्ञान लेती है। कोई उचित फैसला इस पर आता है या नहीं, इसको देखना होगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तमाम पिछले विगत 23 वर्षों से जो है राज्य हितों को लेकर लड़ते रहे हैं, जो भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अपने भी जो राज्य आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं उनको लेके भी लगातार संघर्षरत रहे हैं। उसमें चाहे वो चिन्हीकरण का मामला हो, चाहे वो 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण का मामला हो, चाहे वो सम्मान पेंशन का मामला हो, तमाम हमारी जो वेलफेयर की जो चीजें हैं उनको लेके हम लोग लामबंद रहे हैं। 2011 के बाद जो चिन्हीकरण जो जिस तरीके से होना चाहिए था, 2011 के बाद वैसा चिन्हीकरण नहीं किया। मांगे तो वही है कि जो छूटे हुए हैं, चिन्हित हैं, उनको चिन्हित करो और 36% आरक्षण है वो लागू करो। हमने ये आंदोलन लड़ा था 94 से और आज भी हम लोग आंदोलन में लड़ रहे हैं। 23 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है और 23 साल में हमारे उत्तराखंड में 14 मुख्यमंत्री आ गए हैं। और इन 14 मुख्यमंत्रियों ने क्या सोचा? हम आंदोलनकारी की बात नहीं कर रहे, हम आम जनता की भी बात कर रहे हैं। हमने ये उत्तराखंड आंदोलन इसलिए लड़ा था, हमें जल जंगल जमीन, हमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। काशीपुर पुलिस ने स्कूल के लिए घर से निकली एक नाबालिग के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने के बाद पुलिस ने नाबालिग और 2 युवकों को मेरठ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी युवकों पर अपहरण समेत दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रेस वार्ता कर पुलिस ने कुंडेश्वरी क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने बीते रोज पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री कोतवाली स्थित एक स्कूल में पढ़ती है। रोज की तरह 7 जुलाई को सुबह करीब 6:30 बजे वो तैयार होकर स्कूल जाने के कहकर घर से निकली। वहीं शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों को उसके स्कूल में पढ़ने वाली सहेलियों से जानकारी करके पता चला कि वो स्कूल नहीं पहुंची थी। साथ ही उसकी कक्षा में पढ़ने वाले एक अन्य लड़की के भी लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद से बताया गया है कि पुत्री घर से मोबाइल भी अपने साथ लेकर गई थी। उसने बेटी को काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। कुंडेश्वरी निवासी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा उनकी नाबालिग लड़की है 15 साल की, जो यहाँ जीवन स्कूल में पढ़ती है। इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके द्वारा दिखाई गई थी और साथ ही साथ उनका मोबाइल फोन भी गायब था। हमने उस नंबर की जब CVR निकाली तो लड़की का एक अमरोहा निवासी युवक के साथ लगातार टच में होना पाया गया और इस सूचना पर अमरोहा से हमने लोकेशन निकालकर हमारी टीम ने SI संतोष देवरानी उनके साथ कांस्टेबल इन लोगों ने जाकर वहां दबिश दी। अमरोहा। अब खबर लालकुआ से है, जहां वन विभाग की टीम ने पिछले 8 महीने में अवैध खनन और लीसा तस्करी के साथ साथ लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 दर्जन से अधिक वाहनों को सीज कर उनके 12 लाख से अधिक का उनसे जुर्माना वसूला है। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से उक्त तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लगातार अवैध खनन और लीसा तस्करी के साथ साथ लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है।
वहीं वन विभाग की टीम ने पिछले 8 महीनों में 1.5 दर्जन से अधिक वाहनों को सीज कर 12 लाख तक का जुर्माना वसूल लिया है। ये वसूली कुमाऊं की सबसे बड़ी वसूली मानी जा रही है। उन्होंने कहा है कि यहां कार्रवाई आगे भी लगातार इसी तरह जारी रहेगी। हमने जो है 8-8 घंटे की 3 टीमें कंटिन्यू गठित की गई हैं। उन प्रत्येक टीम का जो टीम लीडर है वो डिप्टी रेंजर रैंक का कर्मचारी है, जो उस टीम को लीड कर रहे हैं। वो अपने जंगलों में मानसून सत्र में क्या है कि अवैध शिकार, अवैध पातन, बारिश होती है, कोई कीचड़ होता है, नाले होते हैं, कोई जाता नहीं है, इसलिए जो अपराधी हैं उनके वो भी सक्रिय रहने की पूरी गुंजाइश रहती है। इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन की ओर से आरटीओ रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में 2 दिन का सेमिनार और कराटे बेल्ट परीक्षा कराई गई, जिसमें 39 खिलाड़ियों ने बेल्ट पाने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रतिभाग किया। वहीं इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन उत्तराखंड के प्रमुख कोच और फेडरेशन के महासचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने खिलाड़ियों को हिप्पॉन कुमितो और बेसिक की नई तकनीक बताई। इस सेमिनार में विभिन्न स्कूलों के 70 बच्चों ने प्रतिभाग किया। मेरे हिसाब से कराटे हर एक लड़की को खेलना चाहिए। लड़की क्या, आजकल तो लड़कों को भी खेलना चाहिए कराटे। और ये सबसे अच्छा गेम है। एक तो हमारा फिटनेस भी हो जाता है और सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। और हम लोग तो यहाँ पे रोज प्रैक्टिस करते, तो ऐसा है कि अभी तो मैं स्टेट खेल रही हूँ, पर मैं प्रैक्टिस में हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे मैं आगे अच्छा करूँ, आगे तक जाऊँ और नाम रोशन करूँ अपने घर वालों का, अपने सर का और अपने देश का। अपने पापा और अपना नाम रोशन करना चाहूँगी। हम इसके आगे भी लगातार करते रहेंगे। बहुत अच्छा होनी चाहिए। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ और ब्लैक कमांडो बनना चाहता हूँ। ये आज हमने इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन कोताका चितूर द्वारा 2 दिवसीय बेल्ट एग्जाम और सेमिनार का आयोजन किया है। इसमें बच्चों को काता कुमिते, हिप्पॉन कुमिते और जो वर्ल्ड लेवल की बारीकी टेक्निक है उनसे अवगत कराया है, ताकि बच्चे हमारे आगे जाके स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करें। कितने बच्चे आगे खेलने को गए हैं? ये हमारे बच्चे कभी अभी तक तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मेडलिस्ट रहे हैं बच्चे, और हमारी आगे भी यही कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का नाम रोशन करें बच्चे। जैसे कि कराटे मतलब बहुत एक सेल्फ डिफेंस गेम है और सभी लड़कियों को कराटे सीखना बहुत ज़रूरी है। कराटे ही नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मतलब बहुत सारे ऐसे क्राइम हो जाते हैं कि मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं, लड़कियों को बाहर ट्रैवल करना होता है, तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। और कराटे में मैं स्टेट में मेरा गोल्ड आया है और अभी मेरा सितंबर में पहले नॉर्थ गेम्स हैं और उसके बाद मुझे नेशनल में जाना है। महादेव के सबसे प्रिय सावन के महीने के पहले सोमवार पर रामबाग के शिव मंदिर पहुंचे शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर हर हर महादेव के जयकारे लगाते दिखे। वहीं आपको बता दें कि 350 साल पुराने शिव मंदिर में जो कोई भी सच्चे मन से अपनी मन्नतें मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। वहीं आज रामबाग के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य देव महादेव भोले शंकर का जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, फूल और प्रसाद अर्पित कर घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। हम लोग मंदिर में आए हैं, सावन का पहला सोमवार है और बहुत ही यहाँ भोलेनाथ की कृपा आस्था इतना है कि दूर दूर से बहुत सारे भक्त लोग आए हैं यहाँ पे, और हमें भी इस सावन का पहला सोमवार का पूजा भोलेनाथ से पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सावन का ये पहला सोमवार है, आस्था है, सभी लोगों को यहाँ की आस्था है, जो भी मनोकामना है पूर्ण होती है। 300 वर्ष पुराना मंदिर है और दूर दूर से भगत आते हैं, दूर दूर से आते हैं, आस्था लेकर उनकी मनोकामना है पूरी होती है। सावन का महीना है, इस सावन के महीने में हम खासकर महिलाएं
अधिकतर महिलाएं व्रत रखती है अपने पति की लंबी आयु और घर परिवार की खुशहाली के लिए। इसमें महिलाएं ज्यादातर हरे रंग की चूड़ियां पहन के खूब शौक से अपना पूजा पाठ करती है। तो खबर दिनेशपुर से बताई जा रही है, जहां आज सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सावन के पहले सोमवार को महादेव की पूजा अर्चना करने सैकड़ों की संख्या में दिनेशपुरी मंदिर में लोग पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ को आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लोगों ने जलाभिषेक किया, महादेव को दूध अर्पित किया, वहीं पूजा अर्चना करते हुए लोगों ने सावन के पहले सोमवार का व्रत रखा। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look.